अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपके साथ डॉक्टर हुमा चिश्ती, वाइस प्रेसिडेंट कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथ्स पाकिस्तान, हेल्थ स्पेशल के प्रोग्राम में आपको वेलकम कहती हूँ। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है, इसलिए कि आज का जो दौर चल रहा है, जो मुआशी दौर है, इसमें बहुत ज़्यादा एग्रेसिव किस्म की पर्सनालिटीज़ आप देखते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से का देखा जाता है। ज़रा सी कोई बात की जाती है और बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो जाती है, गुस्सा आने लगता है। हर किसी को टेम्परामेंट बहुत ज़्यादा लूज़ कर जाते हैं लोग छोटी छोटी सी बात पे। तो आज हम इसी हवाले से बात करेंगे, यानी कि गुस्से का होना, एंगर इश्यूज़ पे बात करेंगे और बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी पे बात करेंगे कि यानी कि जो जज्बात का तूफ़ान बर्पा हो जाता है और पर्सनैलिटी जो है वो बिल्कुल एक बॉर्डर लाइन पे खड़ी होती है कि ज़रा सी भी किसी की बात बर्दाश्त नहीं की जाती। आज इस हवाले से हम बात करेंगे। यकीनन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आप देखें तो आजकल जो यंग जनरेशन है स्पेशली, ये बहुत ज़्यादा इस चीज़ का शिकार है और ओवरऑल अगर देखा जाए तो सभी में ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती जा रही है। हम देखेंगे कि ये क्यों है, कैसे है और इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ डॉक्टर अरीबा सरवर जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, माहिर नफ्सियात हैं। इनसे हम बात करते हैं इस हवाले से कि ये गुस्सा आखिर क्या है और क्या ये एक नॉर्मल जज्बा है। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर अरीबा, आपने हमें ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच। और ये कि जी जी, हमें बताइए कि गुस्सा क्या है और ये क्या एक नॉर्मल जज्बा है? मैम, गुस्से की बात की जाए तो गुस्सा एक तबई फितरी जज्बाती अमल रद्द अमल होता है। ये एक नागवार और नापसंदीदा खतरनाक सूरत हाल में जाहिर होता है। गुस्सा नाराजगी, नाउम्मीदी या समटाइम ऐसा होता है कि जो गुस्सा करने वाला शख्स होता है उसे ये महसूस होता है कि या तो उसकी बात को सुना नहीं गया, समझा नहीं गया, या फिर उसके साथ जो है वो किसी भी तरह की जो है नाइंसाफी की जा रही है और उसकी बात को सुना नहीं जा रहा, बल्कि एक रुकावट जो है वो क्रिएट की जा रही है जो सुनने वाला है उसकी तरफ से। ये जिस्म में मुख्तलिफ किस्म के तनाव को पैदा कर देता है और सांस का जो है वो बहुत तेज हो जाता है जिस पर्सन को जो है वो गुस्सा आ रहा हो। जी जी हाँ, कहा जा सकता है कि गुस्सा एक डॉक्टर अरीबा, अभी हम इस पे नॉर्मल। बात करेंगे कि इसकी अलामात क्या हैं और क्या है। अभी आप हमें सिर्फ इस हवाले से हमारे नाजरीन को सिंपल वर्ड्स में गाइड कीजिएगा कि ये नॉर्मल एक जज्बा है, जैसा कि एक नेचुरल स्पिरिट है। हर इंसान में गुस्सा मौजूद होता है, किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है। तो इस हवाले से मैं जानना चाहूँगी कि ये गुस्सा, जैसा आपने बताया कि नाइंसाफ़ी के कुछ मामलात होते हैं, उससे एज ए डिफेंसिव बिहेवियर ये पैदा होता है कि हाँ, इंसान अपना दिफा करता है और इस तरह से होता है। कभी खतरे की सूरत में ऐसा होता है, ये किन किन सूरतों में किस तरह से सामने आता है, हम गुस्से के हवाले से मज़ीद जानना चाहेंगे, ये क्या है? जी, गुस्सा एक नॉर्मल कुदरती अमल या फितरी अमल है जिसे कहा जा सकता है। ये इंसान के जज्बाती निज़ाम का हिस्सा होता है। सही। जैसे इंसान खुशी में खुश होता है और गुस्से में गुस्सा होता है, दुःख में समटाइम रो भी पड़ता है। तो जब भी वो ये महसूस करता है कि उसके एहसासात को समझा नहीं जा रहा, उसके साथ किसी भी तरह की नाइंसाफ़ी हो रही है, तो वो गुस्से का इज़हार करता है। गुस्से के इजहार के भी दो तरह के पहलू होते हैं, मस्बत और मनफी पहलू। सही। मस्बत पहलू में जो कोई सेहतमंदाना गुस्सा होता है, यानी कि जब इंसान के अपने एहसासात पर काबू नहीं रहता, तो वो उसकी बात को वो गुस्से में साबित करता है। मतलब सम टाइम ऐसा होता है कि इंसान बरहक होता है, लेकिन फिर भी उसको कोई समझ नहीं पा रहा होता, तब उसका गुस्सा जो है वो इस तरह नज़र आता है कि शायद मेरे साथ नाइंसाफ़ी हुई है और जो है इसका एहतजाज के जो है वो ज़ुमरे में आकर वो गुस्सा ज़ाहिर करता है। मनफी अगर नुकसानदेह गुस्से की बात की जाए तो जब गुस्सा शिद्दत इख्तियार कर जाता है, बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार, जिसमें इंसान खुद को या किसी दूसरे को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है, मसलन तोड़-फोड़ करता है या चीखता चिल्लाता है, सब बहुत ज़्यादा शदीद गुस्से की हालत में लोग चीज़ें फेंकना शुरू कर देते हैं, दरवाज़े मारते हैं। इस तरह की जो चीज़ें वो नज़र दिखाते हैं, उस चीज़ में जो है गुस्सा मनफी पहलू की तरफ जाता है। सही, ठीक हो गया। बिल्कुल, आपने बहुत बेहतरीन अंदाज में और डिटेल में बताया कि गुस्सा जो है वो नाज़रीन, डॉक्टर अरीबा सरवर जो हमारे साथ
मौजूद हैं, माहिर नफ्सियात हैं, इन्होंने बताया कि नाइंसाफ़ी हो जाती है, कोई आपकी बात नहीं सुनी जाती, या फिर कोई ख़तरे की अलामात कहीं जहाँ होती हैं, किसी पर्सन से ख़तरा होता है, देन भी ये कंडीशन पैदा होती है। कहीं से धोखाधड़ी की कंडीशन हो जाए, कहीं आपके किसी काम में रुकावट आ रही हो तो भी इरिटेशन होती है, गुस्से के असरात पैदा होते हैं, और ये हर इंसान में मौजूद होता है। और ये भी हमें पता चला कि ये पॉजिटिव भी होता है समटाइम, ये हम जानेंगे मज़ीद। इंटरेस्टिंग बात है कि ये पॉजिटिव कैसे होता है, ये हम अपनी डॉक्टर साहबा से भी पता करेंगे। लेकिन आपको ये बताती चलूँ कि गुस्से का शिद्दत से आना और बार बार आना, दैट इज़ रॉन्ग। ये यानी वाकई एक जो है वो डिसऑर्डर बन जाता है, एक प्रॉब्लम बन जाता है, जिसको हम डिस्कस करेंगे। और इससे फिर बहुत सारे जो हैं वो पहलू जन्म देते हैं, जैसे कि डॉक्टर साहबा भी हमसे कंटिन्यू कर रही थी इसी हवाले से कि नफ्सियाती भी मामलात होते हैं, जिस्मानी भी होते हैं, समाजी भी नुकसानात होते हैं। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी डॉक्टर अरीबा कि ये जो गुस्सा है, क्या इसकी कोई इकसाम भी होती हैं? जी बिल्कुल, इसकी मुख्तलिफ इकसाम होती हैं। सबसे पहली इकसाम जो है वो गुस्से की है, वो फिजिकल एंगर, जिसे हम जिस्मानी गुस्सा कहते हैं। ये सही। गुस्सा जिस्मानी अमल की सूरत में जाहिर होता है। किसी भी चीज को तोड़ देना, किसी पर हाथ उठाना, ऊंची आवाज में चीखना, ये सब से खतरनाक किस्म का जो है वो रवैया होता है या गुस्सा होता है, जो दूसरों पर हम या खुद को नुकसान पहुंचा लेते हैं, जो इस इंसान को गुस्सा आ रहा हो, या वो दूसरों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। उसके बाद अगर इसकी दूसरी इकसाम की बात की जाए, जिसे हम वर्बल एंगर यानी कि जुबानी गुस्सा कहते हैं। ये गुस्सा बोल चाल के अंदाज में जाहिर होता है, जैसे किसी को बुरा भला कहना, तस्दीक कर देना किसी की जो है वो किसी से बदतमीजी से बात करना, बुलंद आवाज से बात करना। ये एक जज्बाती नुकसान का बायस बनता है, जिसमें कहा जाता है कि किसी को चोट लगे तो वो तो हील हो जाती है, लेकिन अल्फाज किसी को लगे तो वो बुरी तरह असरअंदाज करते हैं। तो ये एक वर्बल गुस्सा यानी कि जो है वो जुबानी गुस्सा भी खतरनाक हो सकता है। और उसके बाद आता है पैसिव और सप्रेस्ड गुस्सा, यानी कि दबाया हुआ गुस्सा। दबाया हुआ गुस्सा जिसे हम ये कहते हैं जब कोई शख्स अपना गुस्सा जाहिर नहीं करता, यानी कि अगर गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा है, लेकिन उस टाइम वो किसी भी वजह से या किसी भी चीज की वजह से वो खामोश हो गया, और उसके बाद उसने उस गुस्से को खत्म नहीं किया। क्योंकि वैसे तो हम ये तजवीज करते हैं कि जब गुस्से की हालत में हो तो उस जगह को छोड़ दें, वहां से चले जाएं, लेकिन कुछ लोग इस तरह से होते हैं कि वो उस गुस्से को अपने दिल में बिठा लेते हैं और उस चीज को अपने सजा के तौर पर खुद को भी सजा देते हैं और दूसरों को भी। ये किसी ना किसी गिल्ट या मायूसी की वजह से भी हो सकता है, ये जो दबाया हुआ गुस्सा होता है। उसके बाद खुद पर गुस्सा, खुद पर जो गुस्सा होता है वो उसे हम इनवर्ड एंगर या सेल्फ डायरेक्टेड एंगर कहते हैं। जब इंसान अपने आप से नाराज हो, उसने खुद कोई गलती की हो और फिर वो खुद को ही कोसे, सजा दे, बुरा भला कहे, गिल्ट महसूस करे, मायूसी महसूस करे, तो उसको हम फिर खुद पर गुस्सा यानी कि इनवर्ड एंगर कहते हैं। उसके बाद अचानक या धमाके खेज गुस्सा, एक्सप्लोसिव एंगर। एक्सप्लोसिव एंगर जो होता है वो बिना सोचे समझे फौरन फूट पड़ना, यानी कि आपके साथ कोई भी बात हुई है जो कि गैर इखलाकी गुजरी है आपके जो है वो माइंड पर, लेकिन जैसे ही वो बात हुई है आपने उस चीज के बारे में ये नहीं सोचा कि वो पॉजिटिवली आपके लिए की गई है या नेगेटिवली की गई है, यानी कि उसके कोई मनफी असरात आपके ऊपर पड़ेंगे या मस्बत असरात। क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि जो है वो आपके लिए कोई बात की गई हो तो वो मस्बत अंदाज में भी हो सकती है, उसके ऊपर गुस्सा करना जरूरी नहीं होता, लेकिन ऐसे लोग अक्सर अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाते और एकदम एक्सप्लोड होता है, चीज फट पड़ती है और वो चीज जो है वो बहुत सारे रिश्तों पर असरअंदाज होती है। उसके बाद जो है वो राइटियस एंगर होता है, यानी कि असूली या इखलाकी गुस्सा। ये गुस्सा किसी नाइंसाफी, जुल्म या बुराई के खिलाफ पैदा होता है, यानी कि अगर हम कोई क्राइम देख रहे हैं उसके खिलाफ गुस्सा कर रहे हैं, या हम अपने मुल्क में होते हुए इतने जो डिफरेंट किस्म की सिचुएशंस हैं उनके ऊपर गुस्सा दिखा रहे हैं, तो ये गुस्सा काबू में मस्बत मकसद के लिए होता है। तो गुस्सा पॉजिटिव भी हो सकता है, गुस्सा नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक हो गया।
बहुत बेहतरीन अंदाज और डिटेल में आपने हमें गाइड किया कि इसकी बहुत सारी इकसाम होती हैं। मेजरली जो टाइप्स हैं नाज़रीन, उसमें पैसिव एंगर के हवाले से बात की कि ये एक दबाया हुआ गुस्सा होता है और बिल्कुल वो बातें जो कि बर्दाश्त करता जाता है अंदर ही अंदर इंसान। यहाँ इस पर मज़ीद बात करने से पहले आपको बताती चलूँ कि होम्योपैथी में नफ्सियाती मसाइल और इस तरह के इश्यूज़ जो कि ब्रेन से रिलेटेड हैं, उनका 90% जो है वो इलाज मौजूद है। अगर आप टाइमली डॉक्टर से रुजू करते हैं तो ये बिल्कुल क्योर कर जाते हैं। अब ये जो गुस्सा जिसका बताया कि पैसिव किस्म का होता है और आप बर्दाश्त करते जाते हैं और उसको रिस्पॉन्स नहीं कर पाते और अंदर ही अंदर बर्दाश्त कर रहे हैं, तो उसकी हमारी बहुत ही बेहतरीन मेडिसिन है स्टाफी साइगेरिया। हमारी एक मेडिसिन है कि जब वो हम देते हैं तो पेशेंट के वो तमाम जज्बात जो कि गुस्से की वजह से दबे हुए होते हैं और उसकी वजह से कोई ना कोई उसको इशू क्रिएट होता है, समटाइम उसकी जो है वो कोई ना कोई बीमारी बन जाती है, तो ये वो मेडिसिन है जो उसको क्योर कर देती है। गुस्से की बेशुमार मेडिसिन है हमारी जिनके हवाले से हम मज़ीद बात करेंगे प्रोग्राम के दौरान, लेकिन आपको ये कहती चलूँ कि मेडिसिन का सुन के आप सेल्फ मेडिकेशन कभी भी नहीं करें। मज़ीद आगे बात करते हैं कि डॉक्टर अरीबा, अगर गुस्सा कंट्रोल नहीं हो तो क्या ये वाकई कोई जिस्मानी नुकसान पहुंचा सकता है? जैसा कि अभी मैंने बात की कि कोई ना कोई बीमारी का रुख तो इख्तियार कर जाता है अगर ऐसा हो, और अगर ऐसा है तो वो क्या चीज़ है, इसको बताइएगा। गुस्से में जिस्मानी नुकसान होते हैं। गुस्से में सबसे पहला जो जिस्मानी नुकसान होता है वो दिल और खून की नालियों पर असरअंदाज होते हैं, क्योंकि गुस्से में दिल की धड़कन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे ही दिल की धड़कन बढ़ती है तो ब्लड का प्रेशर जो है वो हमारी ब्लड वेन्स में जो है वो बढ़ता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो इसमें सबसे ज्यादा जो रिस्क जो होता है वो हार्ट अटैक और फालिज यानी कि स्ट्रोक का खतरा बढ़ सकता है। और इसमें इसके साथ साथ स्ट्रेस हार्मोन्स में भी बहुत ज्यादा इजाफा हो जाता है। इसमें स्ट्रेस हार्मोन्स की बात की जाए तो कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन की सतह जो है वो बुलंद हो जाती है और फिर वो नींद के खराबी की वजह बनती है। सम टाइम आपकी बॉडी के ऊपर सोजिश होना स्टार्ट हो जाती है किसी न किसी प्लेस के ऊपर, तो इन्फ्लेमेशन का बायस बनती है। नींद में जो है वो काफी ज्यादा जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट होनी स्टार्ट हो जाती है। रोज जोरदार गुस्से की वजह से थकावट ज्यादा महसूस होती है, क्योंकि जिस्मानी ताकत लगती है जब हम ऊंचा बोलते हैं या हम कोई चीज उठाकर फेंकते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, लड़ाई करते हैं, तो उस चीज की वजह से हमारी जिस्मानी ताकत लगती है और उसकी वजह से हमारी जिस्म के अज़ा जो है वो भी खिंच जाते हैं। मैदे की जो है वो तेजाबियत भी स्टार्ट होती है, अल्सर स्टार्ट होता है, क्योंकि जिन लोगों को गुस्सा बहुत ज्यादा आता हो उनके लिए ज्यादा मुश्किल का बायस बनती है। सर दर्द और पट्टों का खिंचाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है बार बार गुस्सा आने की वजह से, और उसके साथ सेल्फ हार्म रिस्क भी बढ़ता है। सेल्फ हार्म रिस्क जो है वो इंसान को ये चीज दिखाता है, उसकी नींद की खराबी होती है। वो हर वक्त अपने आप को नुकसान पहुंचाने की कोशिश इसलिए करता है कि मेरे साथ तो हर वक्त नाइंसाफी होती है, मेरी तो कभी बात नहीं सुनी जाती, मुझे तो हमेशा बुरा ही कहा जाता है। इस चीज की वजह से जो है वो गलत तर्ज जिंदगी के नताइज निकलते हैं। गुस्से वाले लोग अक्सर ज्यादा सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं, अल्कोहल का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं, जाहराना जो है वो किस्म के ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, और जिससे उनकी सेहत आहिस्ता आहिस्ता खराब होती जाती है। तो ये जिस्मानी नुकसान एक एक करके शुरू होते हैं और फिर काफी जो है वो बुरी हालात तक ले जाते हैं। ठीक हो गया। बज़ाहिर देखा जाए तो गुस्सा जो है वो एक रद्द अमल सिर्फ लगता है, एक रिएक्शन लगता है कि हम गुस्सा कर रहे हैं और वो फौरी तौर पे एक रिस्पांस दिया और डिफेंसिव जो है वो मैकेनिज़्म किया। तो लेकिन ये कि नाज़रीन आप देखें कि इससे बहुत सारे इश्यूज़ जो हैं सामने आते हैं, जैसा कि हमारी डॉक्टर साहिबा ने बताया कि ना सिर्फ बेख्वाबी हो सकती है यानी कि नींद का डिस्टर्ब हो जाना, बल्कि एंग्जाइटी हो सकती है, डिप्रेशन का शिकार हो सकता है पेशेंट, सर दर्द की कैफियत रहती है, बिकॉज वो जो इमोशंस हैं जो कि आपके ब्रेन में इकट्ठे हुए होते हैं वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं फिर, और जब वो प्रेशर आपकी आर्टरीज पे पड़ता है तो उससे क्या होता है कि दिल की बीमारियां जन्म लेती हैं, हाई ब्लड प्रेशर होने लगता है, और इसके अलावा मैदे के बहुत सारे मसाइल सामने आते हैं।
इम्यून सिस्टम वीक होके रह जाता है पर्सन का। तो ये बहुत सारे नुकसानात हैं जो फिज़िकली फेस करने पड़ते हैं एक पर्सन को, कि जो कि गुस्सा ज़्यादा करता है। अब हम इस हवाले से अगर आपके रिसर्च के हवाले से बात की जाए तो इसमें एड्रीनलिन और कॉर्टिज़ोल इतना ज़्यादा हाई हो जाता है कि बार बार इसके गुस्सा आने की वजह से दिल के अमराज बहुत ज़्यादा होने लगते हैं। तो एक बज़ाहिर सिर्फ गुस्सा आना, एक जो जज्बा है और इसका ज़्यादा हो जाना दिल की बीमारी का बायस भी हो जाता है। तो लिहाजा इसको कंट्रोल करना चाहिए इससे पहले कि ये आपको कंट्रोल कर ले। तो हम मज़ीद इस हवाले से बात करते हैं कि क्या सीबीटी के हवाले से डॉक्टर साहब हम सुनते हैं डॉक्टर अरीबा कि सीबीटी जो है एक थेरेपी है, क्या सीबीटी गुस्सा कंट्रोल करने का वाकई एक मौसर तरीका है? जी हाँ, क्योंकि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जो है वो ऐसी थेरेपी है जिसके अंदर हम रिवायती इलाज करते हैं गुस्से को कंट्रोल करने के लिए, और ये इंतहाई मौसर साबित होती है। क्योंकि सीबीटी एक नफ्सियाती इलाज है जिसमें हम हमारे ख्यालात जो होते हैं, हमारी जो सोचें होती हैं, हमारे जज्बात होते हैं, उनका रद्द अमल को हम तब्दील करने की कोशिश करते हैं। और अब सीबीटी की बात की जाए तो वो गुस्से में कैसे अपना जो है वो अमल करती है, इसमें जो है वो ट्रिगर्स, क्योंकि गुस्से का भी कोई ना कोई मुहर्रिकात यानी ट्रिगर्स होते हैं। तो सीबीटी हमारी हेल्प करती है, जिसे हम कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी कहते हैं, कि उस ट्रिगर को पहचाना जाए और जाना जाए कि आखिर किस वजूहात की वजह से जो है वो ये गुस्सा पैदा हुआ। महसूस किया जाता है कंट्रोल, बहुत सारे लोग होते हैं जो कंट्रोल खो देते हैं अपने ऊपर से, तो हम उस चीज को जानते हैं। फर्द को सिखाया जाता है कि गुस्से की हालत में आपने किस तरह से बिहेव करने की कोशिश करनी है। उसके बाद इसमें जो है छोटी छोटी तब्दीलियां की जाती हैं कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के जरिए। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में रिलैक्सिंग टेक्निक्स सिखाई जाती हैं, जिसमें जो है वो हम रिलैक्सिंग टेक्निक्स भी सिखाते हैं और बिहेवियरल प्रैक्टिस भी करवाते हैं, जिसमें गुस्सा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना स्टार्ट हो जाता है। सीबीटी के मुख्तलिफ सेशंस होते हैं, जिसमें जो है वो 5 से 10 सेशन भी हो सकते हैं, 5 से 20 सेशन भी हो सकते हैं, जिनको बहुत एक्सट्रीम लेवल का गुस्सा हो। सीबीटी के फायदे ये होते हैं कि गुस्से की शिद्दत की जो फ्रिक्वेंसी होती है उसमें कमी आना शुरू हो जाती है, ब्लड प्रेशर और दिल की धड़कन की जो है वो तवाज़ुन आ जाता है, और रिश्तों में बेहतरी आती है, खुद एतमादी पैदा होती है इंसान के अंदर, वो अपने ऊपर कंट्रोल करना स्टार्ट करता है। क्योंकि जब इंसान गिल्ट महसूस करता है और उसकी वजह से गुस्सा जाहिर करता है, तो उसकी खुद एतमादी जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाती है। तो सीबीटी में आमतौर पे 6 से 12 या 5 से 12 सेशन भी होते हैं, 60 से 45 मिनट का एक सेशन होता है। किसी भी क्लाइंट के साथ जो है वो क्लाइंट के साथ माहिर नफ्सियात इनको डील करते हैं। इसमें हम एक रिलैक्सिंग टेक्निक सिखाते हैं जिसको हम गहरी सांस का अमल कहते हैं। जी ठीक हो गया डॉक्टर अरीबा, हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे अपनी बात को। प्रोग्राम में टाइम हो गया है ब्रेक का। नाज़रीन, हम मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। नाज़रीन, मैं आपके साथ मौजूद हूँ डॉक्टर हुमा चिश्ती, वाइस प्रेसिडेंट कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथ्स पाकिस्तान, और आज हम बात कर रहे हैं एंगर के हवाले से, गुस्से के हवाले से, कि इससे कौन कौन से इश्यूज सामने आते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर अरीबा सरवर, जिनसे हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले, वहीं से कंटिन्यू करेंगे। जी डॉक्टर अरीबा, कंटिन्यू कीजिएगा। हम इस पॉइंट पे बात कर रहे थे कि जो सीबीटी के हवाले से आप हमें बता रही थी कि एक साइंटिफिकली प्रूवन ये एक तरीका है कि जो कि इसको डील करने के लिए इस्तेमाल होता है। जी बिल्कुल, इसमें हम जो है वो डिस्कस कर रहे थे कि सीबीटी के थ्रू हम कैसे अपने जो है वो पेशेंट्स या क्लाइंट्स को ट्रीट कर सकते हैं। तो उसमें हम एक टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम रिलैक्सिंग टेक्निक कहते हैं, जिसे हम डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज या गहरी सांस का अमल कहा जाता है। जिसमें हम अपने जितने भी हमारे पास लोग आते हैं अपनी थेरेपी लेने के लिए, सीबीटी स्पेशली, उनको हम ये गाइड करते हैं कि आपने 4 सेकंड सांस अंदर इनहेल करनी है और उसको 4 सेकंड तक अपने अंदर रखना है, और फिर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आपने जो है उसको नाक से आपने इनहेल करना और मुंह से जो है वो आपने उसे बाहर निकालना है। जिसमें जो ये तरीका आपने 5 बार दोहराना है, और जब आप ये अमल कर रहे हो उस वक्त आपने अपने दिमाग में एक बहुत अच्छा सिनेरियो सोचना है, क्योंकि हर इंसान की जिंदगी में एक अच्छा सिनेरियो हुआ होता है उस चीज के बारे में
उस चीज के बारे में आप सोचें तो आपकी बॉडी, आपका माइंड जो है वो बहुत ज्यादा रिलैक्स करना स्टार्ट कर जाता है। तो इस तरह हम कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में सिर्फ यही नहीं, और भी बहुत सारी टेक्निक होती है जिसका इस्तेमाल करते हुए हम तरीका इस्तेमाल करते हैं। आगे हम जब पढ़ेंगे, बताएंगे कि गुस्से जो है वो गुस्से की जी जी, कंट्रोल करने की बात होती है, तो उसमें बयान करेंगे। बिल्कुल, इसमें हम बात करेंगे जब एंगर मैनेजमेंट होती है उसके मेथड्स में ये चीज़ें आ जाती हैं, फिर उसको हम मज़ीद करते हैं। थैंक यू, आपने बहुत अच्छे तरीके से हमें गाइड किया। जी, हमारे साथ स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर रुखसाना कुरैशी ने, जो माहिर हैं, हमारी होम्योपैथी की एक्सपर्ट हैं और COH की मेंबर हैं, और इनका तजर्बा है 25-30 साल का तजर्बा है होम्योपैथी में। जी डॉक्टर साहबा, बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए टाइम निकाला और हमें ज्वाइन किया। इस हवाले से बताइएगा, ये गुस्से के हवाले से जैसे हम बात कर रहे हैं, तो इसमें जो है इसके मैनेजमेंट जब करते हैं हम, तो कौन कौन से तरीके होते हैं, इसमें किस किस तरह किया जाता है? जैसे अभी हमने बात की कि एक ब्रीदिंग टेक्निक होती है, हम डीप ब्रीदिंग का बताते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस का बताते हैं पेशेंट्स को, और मज़ीद कौन कौन सी टेक्निक्स हो सकती हैं या मैनेजमेंट है जिस तरह से गुस्से को कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए, इसमें एक तो ये टेक्निक आपने बताई, लेकिन उसके बाद एज अ डॉक्टर जैसे हम लोग पेशेंट जब हमारे पास आता है तो सबसे ज़्यादा बेसिकली इसमें ज़्यादातर साइको प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। एग्जैक्टली। तो उसी तरीके से ही हम लोग कोशिश करते हैं कि उनको ट्रीट करने के लिए, और उनसे सबसे ज़्यादा होता है कि उनके सारे प्रॉब्लम्स, उनकी जितनी बातें उनके अंदर है ना, वो सुनी जाएं। उनसे उनको टाइम दिया जाए कि उनसे कहा जाए कि जो आपके अंदर है वो निकालो। बिल्कुल। मतलब हमें मेडिकेशन पर जाने से पहले केस टेकिंग हमारी इतनी लंबी हो जाती है कि हम उनसे हर तरह की बात के जो वो किसी से नहीं कर पाए वो सब करें। सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि हम उनकी हिस्ट्री लें अच्छे तरीके से, उनकी हिस्ट्री लें और उनकी सारी बातें सुने, उनको टाइम दें। तो उसमें ये होता है कि जब वो बहुत सारी चीज़ें अपनी निकाल देता है, उससे भी उनका प्रेशर काफ़ी कम हो जाता है। सही। इस तरह वो उन्हें पता चल जाता है कि हाँ मुझे ये कोई सुन रहा है हमें, हाँ कि मुझे कोई सुनने वाला है। क्योंकि गुस्सा जो है, एंगर जो है, इसकी बहुत सारी वजूहात में से एक वजह ये भी है कि कुछ लोग उनको निगलेक्ट करते हैं। उनकी पूरी प्रॉब्लम, उनकी बात को सुनते नहीं हैं, जिससे वो या तो गुस्से को अंदर रखते हैं या फिर एक्सर्शन के साथ उसको निकालते हैं। तो इसमें यही होता है कि एज अ डॉक्टर हमें सबसे पहले ये देखना पड़ता है कि उसकी बातें सुननी पड़ती हैं कि ठीक है, आप जितनी अभी जो बात बताना चाहते हैं बता दें। और इसीलिए बहुत सारे पेशेंट जब उठ के जाते हैं तो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम तो 50% ठीक हो गए हैं, क्योंकि उनकी बात सुन ली गई है। सही। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि मेडिकेशन पर जाने से पहले हम उनके साथ बैठ के बातचीत करें फ्रेंडली माहौल में, और उसे ये ना एहसास हो कि मैं एक डॉक्टर के पास हूँ या एक टीचर के पास हूँ कि वो स्पेशली मेरे प्रेशर ना हो। बिल्कुल फ्रेंडली माहौल में उससे बातें की जाएँ तो वो भी बहुत हद तक उसमें। अच्छा डॉक्टर साहब, अब बात हो रही है इसी हवाले से, तो हम मैनेजमेंट की बात तो आगे करते हैं, लेकिन ये बताइएगा कि हमारी होम्योपैथिक में जनरली कौन सी मेडिसिन हैं जो गुस्से के लिए यूज़ की जाती हैं, जनरल टॉप ग्रेडेड जो मेडिसिन है उनके हवाले से बताइए। हाँ जी, देखिए इसमें सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि हम जब केस टेकिंग करते हैं तो बहुत सारी सिम्टम्स आती हैं, बहुत सारी, और जो भी इसमें होता है जैसे बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो होता है, उसमें एक सिम्टम ये भी है कि इसको हम डिस्कस करेंगे अभी, जर्नल आप गुस्से की जो है ना उसके हवाले से इसका जिक्र कर रही हूँ कि इसमें एक सिम्टम ये होता है कि उनके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं। इसी तरह जब हम इनके पेशेंट्स की हिस्ट्री लेते हैं ना, फर्स्ट विजिट में वो जो हिस्ट्री बताता है, नेक्स्ट विजिट में वो चेंज होती है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। अब तो नहीं, वो तो नहीं ठीक है, लेकिन अब मेडिसिन हमें ऑल्टर करनी पड़ती है, हमें मेडिसिन भी उसी हिसाब से चेंज करनी पड़ती है। नाज़रीन, आप ये देख लीजिए कि इसीलिए बताया नहीं जाता होम्योपैथिक में। आप कहते हैं कि कोई मेडिसिन बताई जाए तो ये वो वजह है कि पर्टिकुलर हम एक मेडिसिन नहीं बता सकते कि गुस्से की ये मेडिसिन है तो आप ये ले लीजिए। एक्चुअली होता ये है कि तबादला आता है, जब वो चेंज आता है तो मेडिसिन भी चेंज करनी पड़ती है, पोटेंसी भी चेंज करनी पड़ती है, और इस तरह बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जिनको देखा जाता है। जी डॉक्टर साहब कंटिन्यू कीजिएगा। हाँ जी, उसमें ये है कि जो मेन मेडिसिन है ना वो मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि जनरली हमारे माइंड में फौरन आ जाती है कि चलो ये तो दी जाए ना। अब देखिए ना, नक्स वामिका के बारे में बहुत ज्यादा कहा जाता है कि ये एक एंगर की जो है वो मेडिसिन है, नक्स के हवाले से कहा जाता है। बिल्कुल, मैं भी उसी का जिक्र करने लगी थी
कि सबसे पहले जैसे फौरन होता है कि चलो जी कुछ और नहीं है तो इनको नक्स तो दे दी जाए, हाँ ना जी, बिल्कुल, कि रिलैक्स हो जाए। और दूसरी बात यह कि इन लोगों में इंसोमिनिया बहुत ज़्यादा होता है, तो हमें इनको रिलैक्स करने के लिए ना कोई ऐसी मेडिसिन देनी पड़ती है कि जो इनका माइंड रिलैक्स हो, थोड़ी सी नींद इनको प्रॉपर आए, नर्वस सिस्टम जो है वो रिलैक्स कर जाए, उसके बाद सिम्टम्स क्लियर होती हैं। तो इस तरह से नक्स आ जाती है, लाइकोपोडियम आ जाती है, इग्नेशिया आ जाती है, नेट्रम्योर आ जाती है, और कैमोमिला बहुत ज़्यादा कॉमन है, ये भी बहुत ज़्यादा कॉमन है, और टेरेंट्यूला हिस्पानिया जो है वो भी आ जाती है। बाज़ केसेस में आयोडियम भी देनी पड़ जाती है। बिल्कुल तो सही। इसलिए कुछ भी नहीं कहा जा, हमें भी नहीं पता होता कि हमने नेक्स्ट मेडिसिन कौन सी लेनी। हमारी मेडिसिन जो है वो बहुत ज़्यादा, जैसे अभी मैं प्रोग्राम में बात कर रही थी कि हमारा वो एंगर जो बिल्कुल सुप्रेस होता है और वो जज्बात जिनको हम बयान नहीं कर सकते और अंदर ही अंदर इकट्ठे होते हैं और उसकी वजह से बहुत सी फिजिकल एलिमेंट सामने आती है, तो स्टाफी हमारी मेडिसिन बहुत अच्छी है उसमें। एग्जैक्टली आपकी वही बात कि जहाँ साइन एंड सिम्टम के साथ अकॉर्डिंग टू साइन एंड सिम्टम और पॉजिटिव एजेंट को देखते हुए हमें मेडिसिन देनी होती है। तो डॉक्टर साहब हम बात करें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि और आप हमें बता रही थी कि ब्रीदिंग सिस्टम के हवाले से कि एक तो ब्रीदिंग टेक्निक है, ठीक है ना, फिर इसके अलावा होती हैं कि मेडिटेशन का हम कहते हैं, आप मेडिटेशन कीजिए। जैसे अभी हमारे साथ जो हमारी डॉक्टर साहिबा है उन्होंने बताया कि एक एक्सप्रेशन जो है इस तरह का जहन पे बना लिया जाए कि जो आपको सूदिंग इफेक्ट दे। अब हम जब बीइंग ए मुस्लिम जब कोई हमारे पास इस तरह का पेशेंट आता है तो हम कहते हैं कि आप जो है खाना काबा का तसव्वुर करें, उस वक्त आपको वो सूदिंग इफेक्ट मिलता है उससे। इसी तरह से एक जर्नल पेशेंट को कहा जाता है कि आप किसी गार्डन में अगर कभी गए हैं, कोई ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन वहाँ की जो हैं, कोई फ्लावर्स हैं, वो आप अपने माइंड में लाएंगे तो आपके लिए बेटरमेंट आएगी। तो इस किस्म की जो है वो फिजिकल एक्टिविटीज़ के हवाले से कहा जाता है। तो इस हवाले से हमारे नाज़रीन को गाइड कीजिएगा कि अगर कोई पेशेंट इस तरह का आता है तो उसको गुस्से से इधर उधर करने के लिए फिजिकल एक्टिविटीज़ कितनी इम्पोर्टेंस रखती हैं, उनको कैसे करवाया जा सकता है, किस तरह से, ये थोड़ा सा बताइएगा। हाँ जी, इसमें सबसे पहले मैं एक बात करूँगी, जैसे अभी आपने कहा कि एज अ मुस्लिम हम लोग हैं, तो मेरा ख्याल है कि अगर एक पर्सन है जो कि एक ओवर एज हो गया, बच्चा तो ज़रा हमारी बात नहीं समझ सकेगा, तो उसको अगर हम कहें कि आप इस्लामिक स्टडी करें, सही मतलब ये कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ को स्टडी करें, सहाबा इकराम की लाइफ को स्टडी करें कि उनकी लाइफ में कितनी ट्रेजेडीज आई हैं, कितने कितने बड़े उन्होंने अपने प्यारों को अपने सामने लेकिन टेम्परामेंट लॉस नहीं किया, मतलब कि आखिर उनके पास क्या ऐसी पावर थी कि उन्हें तो गुस्सा नहीं आता था। उन्होंने तो नहीं किया कि पकड़ के तलवार से सबके सर काट दे, उन्होंने बहुत सारी बातें बर्दाश्त की। तो अगर हम अपनी हिस्ट्री को पढ़ें ना तो उससे भी हमें बहुत कुछ मिलता है कि हमारी लाइफ में जो हो गया है या हमारे साथ हो रहा है वो बहुत बड़े इवेंट्स नहीं हैं, लोगों के साथ बहुत बहुत बड़े इवेंट्स हुए हैं। एक तो ये एक स्टडी करनी चाहिए, दूसरी ये कि मोस्टली मैं जैसे अपनी पेशेंट्स को कह देती हूँ, मेरे पास आजकल 2 केसेस हैं जिसको मैं डील कर रही हूँ, तो मैं अपनी पेशेंट्स को कहती हूँ कि आप कोई ड्रामा देख लें, कॉमेडी ड्रामा देख लें, आप ना सीरियस न्यूज़ देखें, लेकिन कॉमेडी ड्रामा घंटा देखें, रिलैक्स हों, आराम से उसके बाद सो जाएं। और इसी तरह जैसे आपने कहा पार्क में चले जाएं, वॉक करें, सब कुछ। अच्छा, यहाँ एक मेन बात मैं आपको बताती हूँ, पेशेंट की ट्रीटमेंट के साथ साथ हमें उसकी फैमिली की भी ट्रीटमेंट करनी पड़ती है, काउंसलिंग करनी पड़ती है, क्योंकि जब तक माहौल चेंज नहीं होगा तो पेशेंट ठीक नहीं होता। बिकॉज अगर इरिटेंट एलिमेंट आपकी फैमिली में ही है तो फिर किस तरह से क्योर किया जा सकता है? तो मोस्टली फैमिली में ही होता है, और आपके अपने ही करीब तरीन जो लोग होते हैं आप उससे ही ज्यादा एंगर लेते हो और इरिटेट होते हो, बाकी दुनिया से तो सारी टक्कर ले लेते हैं। तो अभी जैसे मेरे पास एक केस है, तो मोस्टली वो 70 इयर्स की फीमेल है, उन्होंने पूरी लाइफ गुजार दी, लेकिन अभी तक वो अपने एंगर पे काबू नहीं पा रही। और क्यों? उसकी वजह यह है कि जी बेटे ने ये कह दिया, बेटी ने ये कह दिया, मुझसे नहीं बर्दाश्त हो रहा, या बाहर निकली तो नेबर ने कुछ कर दिया, उसने कूड़ा मेरे दरवाजे के आगे रख दिया। तो उसमें फिर हमें एक तो उन्हें कहना पड़ता है कि कुछ इग्नोर करने की भी आदत डालें, और फिर दूसरा ये कि उसकी फैमिली के करीब तरीन जो हैं, बच्चे हों, शौहर हों या वाइफ हो, जो भी है, तो उनकी भी थोड़ी सी काउंसलिंग करनी पड़ती है कि आप भी अपने बिहेवियर में चेंज लाएं अगर आप इनको ठीक करना चाहते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। जी, ठीक हो गया। अच्छा, हमारे साथ मौजूद है हमारी माहिर नफ्सियात डॉक्टर अरीबा सरवर। डॉक्टर अरीबा, जैसे कि हम एंगर मैनेजमेंट के हवाले से मज़ीद जानना चाहेंगे कि हम बात कर रहे थे डिफरेंट टेक्निक्स के हवाले से, जर्नलिंग एक टेक्निक होती है, उस हवाले से बताइएगा कि उसको कैसे लिया जाता है। इसी तरह टाइम आउट टेक्निक जो है उसके हवाले से हमें थोड़ा बताइएगा, ये क्या होती है?
जी मैम, इसमें टाइम आउट टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है। अगर सूरत हाल बहुत ज्यादा बिगड़ रही है तो उस वक्त के दौरान हम ये करते हैं कि हम अपने पेशेंट्स को गाइड करते हैं कि जब भी आपको गुस्से की हालत महसूस होने लगे तो आपने कुछ देर के लिए उस जगह से हट जाना है। ठीक। और मसलन कमरे में है तो बाहर चले जाएं, और बाहर है तो कोशिश करें कि थोड़ी वॉक करें, टहलना स्टार्ट कर दें, पानी का इस्तेमाल ज्यादा करें। ये वक्ती, क्योंकि कुछ गुस्सा की एग्जाम ऐसी होती है जो वक्ती तौर पर होती है, और वक्त गुजरने के साथ साथ वो खुद ब खुद तब्दील होना स्टार्ट हो जाती है। तो हम उन्हें टाइम आउट का, फिर हम उन्हें ये भी एडवाइस करते हैं कि आपने उस चीज को अगर आपने टाइम अपने आप उस चीज के जब हालात सही हो जाए, माहौल जरा बेहतर हो जाए, तब आपने उस बारे में अपने जिस भी पर्सन के साथ आपको कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है तो उससे आपने बात जरूर करनी है। क्योंकि अगर आप बात नहीं करेंगे और उसको सिर्फ दबा लेंगे उस टाइम के लिए तो फिर वो एक नया मसला बन जाता है। तो मस्बत सोच के साथ आपने फिर जो है वो उस पर्सन से बात करनी है। फिर इसके अंदर हम ये भी गाइड करते हैं कि आपने हमेशा ये नहीं सोचना कि मुझ पर गुस्सा किया जाता है, ये लाजमी नहीं है। ये एक गलत सेंटेंस है या स्टेटमेंट है जो अक्सर गुस्से के दौरान लोग सोचते हैं। तो इस वक्त पर आप ये भी तो सोच सकते हैं कि जो है आपकी गलती भी हो सकती है या आपको समझने में उस इंसान को गलती हुई है। तो आप पुरसुकून रहें और गुफ्तगू करें। उसके बाद हम आते हैं जो है वो जर्नलिंग टेक्निक्स पर या रिलैक्सेशन टेक्निक्स पर। जर्नलिंग टेक्निक के अंदर हम उन्हें यह कहते हैं कि आपने क्या करना है, जब भी आपको गुस्सा बहुत ज्यादा महसूस होने लगे तब आपने जाना है और या रात को सोने से पहले स्पेशली आप जर्नलिंग करें। जो भी आपके दिमाग में बात चल रही है किसी भी ऐसी चीज को लेकर जिससे आपको लगता है कि आपका गुस्सा बढ़ेगा, तो वो आपने क्या करना है, लिख लेना है। अपने पास लिखना है। जब आप लिखते हैं ना तो उससे ये फायदा होता है कि आपके अंदर से बहुत सारी चीजें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता निकल जाती हैं। 80% तक लिखने के बाद जब आप लिख लेते हैं तो आपके अंदर जो गुस्से की शिद्दत है उसमें कमी आ जाती है। तो इसलिए हम जर्नलिंग, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज और दूसरी एक्सरसाइज में हम वॉक बहुत ज्यादा रेकमेंड करते हैं, बेटर कम्युनिकेशन रेकमेंड करते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग ताकि मस्बत सोचें, और टाइम आउट की जो है वो चीजें उन्हें कहते हैं कि आपने ये चीज लाजमी तौर पर जो है वो करनी है जिससे आपके अंदर तब्दीली आएगी। ठीक हो गया। नाज़रीन, अभी डॉक्टर अरीबा ने बात की और हमें इस दौरान में जो बताया कि ये टाइम आउट टेक्निक जो होती है वो ये होती है कि फौरी तौर पे आप रिस्पॉन्स ना करें, कोई जवाब ना दें, वक्फा लें। जब आपको गुस्सा हो तो डेफिनेटली ये कवर किया जा सकता है और इससे बेहतरी आ जाती है। वो शिद्दत नहीं होती जो गुस्से की होती है और उसकी वजह से पॉजिटिविटी ख़त्म हो जाती है, नेगेटिविटी होती है और आपके ऊपर बुरे असरात मरतब होते हैं इसके। और एक बात जो हाइड्रेशन की कही कि आपको हाइड्रेट रहना चाहिए, पानी पीना चाहिए। नाज़रीन, ये एक बहुत ही बेहतरीन नुक्ता है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो गुस्से को हराम कहा जाता है और इसका जो ताल्लुक़ है वो शैतानियत से होता है और आग से होता है शैतान का ताल्लुक़। तो पानी आपको पता है कि आग को बुझा देता है, तो डेफ़िनेटली पानी ज़रूर पीना चाहिए और ज़्यादा पीना चाहिए। उन अफराद को, उन ख़वातीन को, उन हज़रात को कि जिनको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, तो पानी जो है वो एक बेहतरीन थेरेपी है इस सिलसिले में। मज़ीद इस हवाले से जानने की करते हैं हम कि ये जो एंगर इश्यूज़ हैं जब ये इंतहा की तरफ जाते हैं, इंटेंसिव हो जाते हैं, तो ये हो जाती है बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी। मैं इस हवाले से जानना चाहूँगी डॉक्टर रुखसाना, आप बताइएगा कि ये बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी क्या होती है। हाँ जी, ये जो बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी है बेसिकली ये बिटवीन कंडीशन होती है बिटवीन द न्यूरोसिस एंड साइकोसिस। सही। और इसमें हम पेशेंट को नहीं कह सकते कि ये पूरा पागल हो चुका है या ये नॉर्मल है। वो खुद भी कंफ्यूज होता है, उसे नहीं पता चलता। उसकी माइंड पर भी उसके इफेक्ट हो चुके होते हैं, उसकी बॉडी पर भी हो चुके होते हैं, जिससे कि बहुत सारे फिर बाद में प्रॉब्लम्स पैदा होते हैं, जैसे कि वो उसके मूड्स भी होते हैं और उसके अलावा जब एक्सट्रीम पे चला जाता है इवन कि वो सुसाइड की तरफ भी जाता है। यानी ये एक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। डिसऑर्डर बिल्कुल डेफिनेटली है। और उसमें ये होता है कि पेशेंट जो है वो चाहता है, ये कंडीशन पैदा ही तब होती है जब एक पेशेंट चाहता है या एक फर्द चाहता है कि जो मैं चाहता हूँ मेरी मर्जी का हो। जब उसकी मर्जी का नहीं होता तब उसको एंगर होता है और फिर
और अगर हम डीप जाएं तो ये बेसिकली स्टार्ट तो उसके चाइल्डहुड से होता है। बिल्कुल, तरबियत जो उसकी की जाती है उसमें ही कुछ ऐसे फैक्टर्स आ जाते हैं जिससे उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाता है। और जब वो इस लाइफ में आता है, प्रैक्टिकल लाइफ में आता है, तो उसे जब अपनी मर्जी का नहीं मिलता तो वो उसके लिए एक्सेप्टेबल नहीं होता, बर्दाश्त नहीं वो कर सकता, तो जिससे उसे गुस्सा आता है और बहुत ज़्यादा उसकी फिजिकल कंट्रोल नहीं होता। हाँ, कंट्रोल नहीं होता, उसकी फिजिकल कंडीशन डिस्टर्ब होती है, उसकी सोशल लाइफ डिस्टर्ब होती है, वो हर तरह से डिस्टर्ब होता है कि उसकी मतलब बेशुमार सिम्टम्स हैं, उसको एक्सप्लेन करना भी ज़रा मुश्किल है कि हर वक्त उसकी किसी की कुछ भी हो सकती हैं, जैसे सुइसाइड की तरफ चला गया, सारी कंडीशंस हैं कि एंगर के साथ जो भी कुछ हो सकता है। वो चाहता है कि जो मैं चाहता हूँ वो करे, अदरवाइज वो मतलब दूसरे को मारने, अपने आप को नुकसान पहुंचाना या दूसरे को भी नुकसान पहुंचा सकता है। बिल्कुल सही बात है। और इसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम, बहुत सारे नुकसानात होते हैं, जैसे आपने बताया सोशल लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, घर का निजाम डिस्टर्ब होता है। अब इस पे थोड़ी सी बात करना चाहूंगी। डॉक्टर अरीबा, आप थोड़ा सा बताइएगा, खुराक का कोई अमल दखल है इस सिलसिले में या नहीं? जी, खुराक का अमल दखल होता है इसमें। बॉर्डर लाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर में जो है वो टाइम शॉर्ट है। आप डॉक्टर अरीबा काइंडली, टाइम शॉर्ट है तो आप हमें ना मुख्तसरन जरा बताइएगा जिसमें हमें ये भी पता चल जाए कि खुराक कौन सी ठीक है और कौन सी नहीं। जी, इसमें जो है वो आप हेल्थी डाइट फूड ले सकते हैं जिसमें जिसमें ऑयल ज्यादा ना हो, क्योंकि जब गुस्सा बढ़ता है तो उससे हमारे जिस्मानी जो है वो प्रॉब्लम्स भी बढ़ती हैं। तो ऐसा खाना इस्तेमाल करें जब भी जो आपको थोड़ी खुशी देता हो, खुशी महसूस करवाता हो, जो आपको आपके प्लेयर हार्मोन्स को जो है वो डेवलप करे, उनको एक्टिव करे। इसमें आप चॉकलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप हेल्थी डाइट फूड का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो खाना जो आपको हम ज्यादातर चीज यही करते हैं कि जो खाना आपको ज्यादा पसंद है ना, वो आप खाना जो है वो खाएं, जिससे आपके रिस्क फैक्टर्स आहिस्ता आहिस्ता कम होंगे, आपकी अलामात भी कम होनी स्टार्ट होंगी और अपने रिलेशनशिप्स को जो है वो पॉजिटिव रखें। बिल्कुल ठीक हो गया। बिल्कुल, जिसमें ओमेगा 3 और फैटी एसिड्स का बहुत ज़्यादा रोल होता है नाजरीन, और मूड स्टेबलाइज़र है और इसलिए बहुत बेहतरीन होता है। यहाँ एक छोटी सी टिप के साथ कि बनाना का इस्तेमाल ज़रूर करें, आजकल बहुत ज़्यादा अवेलेबल भी है और सेरोटोनिन लेवल को बेटर करता है और पेशेंट का एंगर जो है वो कंट्रोल रहता है, बीपी कंट्रोल रहता है। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हुआ जाता है, तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर रुखसाना, आपने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर अरीबा, आपने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आपका। आपने अपनी मसरूफियत से टाइम निकाला और हमने गुस्से के मुतालिक बहुत सारी ऐसी बातें जानी जो हमें नहीं पता थी। हमारे नाजरीन को हमने इंफॉर्मेशन दी और बहुत सारी गाइडलाइन दी। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।